गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को गृह विज्ञान अर्थात होम साइंस पढ़ाने के लिए आया हूं। होम साइंस का जो आपका प्रथम अध्याय है, जिसका शीर्षक है शिशु की जानकारी 0 से 3 वर्ष तक। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, प्रथम अध्याय को मैंने काफ़ी अच्छे से आप सभी को समझा दिया था। इसलिए प्यारे बच्चों, आज हम गृह विज्ञान के प्रथम अध्याय का लघु प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान का जो आपका प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय को मैंने फ्री रखा है। ठीक है, अर्थात प्रथम अध्याय आपका फ्री है। इसलिए लघु प्रश्न उत्तर में आज मैं आप सभी को एमवीवीआई और वीवीआई प्रश्नों को भी बताऊंगा। जैसे वृद्धि व विकास, ये तो सामान्य प्रश्न है, ये भी सामान्य प्रश्न है, ये भी गर्भावस्था समान। जैसे मासिक धर्म आपका हो गया, एमवीवीआई प्रश्न है। ठीक है, स्तनपान वीवीआई प्रश्न है। इसी प्रकार से और भी वीवीआई और एमवीवीआई प्रश्न देखने को मिलेगा। एमवीवीआई का मतलब होता है कि यदि आप सिर्फ चैप्टर वाइज इसी अध्याय में सिर्फ रेड वाले कलर यानी एमवीवीआई को काफ़ी अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका 80% नंबर अंक आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरी साल भर का 5 विषय का आपको 1500 रुपये आपको लगेंगे। ठीक है, जिसमें सभी विषय चैप्टर वाइज पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, नोट्स, क्वेश्चन आंसर में एमवीवीआई वीवीआई चिन्हित करके दिया जाएगा। अक्टूबर के अंत में सिलेबस को समाप्त करने के बाद गैस क्वेश्चन दे करके रिवीजन भी करवाया जाएगा। अर्थात अभी से लेकर के एग्जाम होने तक का मात्र आपको 1500 फी है। ठीक है, और ये बैच आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के वैसे बच्चों के लिए है जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं का एग्जाम 2023 में देंगे। ठीक है, गर्ल्स के लिए आपको स्पेशल बैच आपको चलता है। यदि आप गर्ल्स हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पर कॉल करके हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग आते हैं लघु प्रश्न उत्तर के पहला प्रश्न पे। ठीक है, गृह विज्ञान में जो आपका प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय का लघु प्रश्न आपका निकलता है वृद्धि व विकास। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था कि गृह विज्ञान में जो आपका लघु प्रश्न पूछा जाएगा वह सिर्फ और सिर्फ आपको पॉइंट दे देगा और आपको कहेगा इसके बारे में लिखने के लिए। जैसे कि ये आपका प्रश्न 1 आपको इसी प्रकार से दे देगा, वृद्धि व विकास, उत्तर आपको लिख देना है इस प्रकार से। इसी प्रकार से ये तो आपको नहीं है, ये बस समझने के लिए मैंने आपको दिया। इसका क्या काम है मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपका दूसरा हो गया गर्भाशय आपको दे दिया गया, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसी प्रकार मासिक धर्म दे देगा, लिख देना है। स्तनपान लिख देना है, दांत लिख देना, अस्थायी दांत आपको लिख देना है। आपको लघु में ऐसा प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा कि जैसे वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि और विकास में अंतर, ऐसा नहीं देगा। बस पॉइंट दे देगा और आपको पॉइंट को डील करना है। जैसे देखिए, हर एक पॉइंट को मैंने डील किया है। ठीक है, जैसे देखिएगा, विकास के मील पत्थर पॉइंट दे दिया, डील कर दिया। ज्ञानात्मक विकास पॉइंट दे दिया, मैंने डील कर दिया। इसी प्रकार मैंने आपको लेक्चर की क्लास में समझाया भी था और आपको कहा भी था कि इसी प्रकार से बिहार बोर्ड गृह विज्ञान में लघु प्रश्न आपको पूछता है, इसलिए यह समझना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपको बनता है वृद्धि व विकास। मैंने आप सभी को लेक्चर की क्लास में वृद्धि को काफी अच्छे तरीके से समझाया था, विकास को भी काफी अच्छे तरीके से समझा दिया था। ठीक है, मैंने आपको कहा था ये जो वृद्धि है प्यारे बच्चों, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। ठीक है, वृद्धि का मतलब होता है जो आपका शिशु है, शिशु का जब आपको भार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यानी इसका वजन यदि बढ़ता है, घटता है, यदि शिशु का जो लंबाई है, लंबाई में परिवर्तन देखने को मिलेगा, यदि बढ़ेगा, तो शिशु के ऊंचाई, भार, शारीरिक अनुपात, ठीक है,
इस प्रकार का जब परिवर्तन आएगा तो इसे आपको वृद्धि समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? तो वृद्धि। और वृद्धि को प्यारे बच्चों मापा जा सकता है, चूंकि एक हम ऊंचाई को माप सकते हैं, भार को भी माप सकते हैं, इसलिए वृद्धि आपका मात्रात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों मात्रात्मक हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि मात्रात्मक क्या होता है, जिसे मापा जा सके उसे हम मात्रात्मक कहते हैं। वृद्धि जो होता है प्यारे बच्चों, वृद्धि का क्षेत्र आपको सीमित होता है, वृद्धि का क्षेत्र आपको सीमित होता है, ठीक है। जबकि विकास के संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि जब बालक में मात्रात्मक के साथ साथ जब आपको गुणात्मक परिवर्तन होगा, गुणात्मक जैसे गुण में परिवर्तन होगा, अर्थात मानसिक में वृद्धि होगा, सोचने समझने में वृद्धि होगा, ठीक है, यानी कि समझदार, आम भाषा में कहीं समझदार बन जाएगा, अपनी समस्या का समाधान कर पाएगा। जैसे शरीर में जैसे बाल पकना, ये भी एक क्या है? तो ये भी एक आपका विकास है, ठीक है। और विकास जो होता है जन्म से मृत्यु तक आपको चलते रहता है, ठीक है। जबकि वृद्धि एक समय पर क्या होता है? रुक जाता है। जैसे आपका लंबाई 21 साल के बाद प्यारे बच्चों लंबाई नहीं बढ़ता है, लेकिन 21 साल के बाद आपका मृत्यु तक, जब तक आप मर ना जाए तब तक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कोई आपको धोखा दे देगा तो आप सीख जाइएगा, बुढ़ारी में आपका बेटा बेटी नहीं देखेगा तो आपको सीख मिलेगा कि मैंने बचपन में इतना कुछ किया, मेरा बेटा बेटी मेरे को नहीं किया। तो एक प्रकार का देखिए शिक्षा मिलता है कि नहीं मिलता। यही बेटा बेटी बहुत अच्छा करेगा तब गुणगान कहिएगा। तो जो विकास जो होता है प्यारे बच्चों, जो मानसिक दशा कहिए, ठीक है, तो विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपको निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो आपको किस प्रकार से लिखना है, चूंकि 2 पॉइंट आपको दिया गया है इसलिए मैंने 2 पॉइंट अलग अलग करके दिया। एक चूंकि पहले वृद्धि है इसलिए मैंने आपको पहले वृद्धि दिया, दूसरा विकास है इसलिए मैंने आपको विकास दिया। तो आपके एग्जाम में कैसे लिखना है, अपने फेयर कॉपी में प्यारे बच्चों कैसे लिखना है, तो लिखने के लिए आप वृद्धि देकर के डैश दीजिएगा। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था कि वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ठीक है। इसमें शारीरिक ऊंचाई यानी शरीर का ऊंचाई, भार, वो शारीरिक अनुपात मुख्य सूचक माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? तो मुख्य सूचक, अर्थात वृद्धि में हम लोग भार में परिवर्तन को देखते हैं, ऊंचाई में परिवर्तन को देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए यह इनके मुख्य सूचक बन जाते हैं, ठीक है। वृद्धि एक निश्चित सीमा के पश्चात रुक जाती है। अब जो वृद्धि जो होता है प्यारे बच्चों एक निश्चित सीमा तक रुक जाता है। जैसे आपका लंबाई 21 साल के बाद क्या बढ़ता है? आप कमेंट करके बताइए, बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो एक निश्चित सीमा के बाद क्या हो जाता है? तो प्यारे बच्चों वृद्धि आपको रुक जाता है। चूंकि लंबाई को माप सकते हैं, ऊंचाई को भार को माप सकते हैं, इसलिए वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है? तो प्यारे बच्चों मात्रात्मक, जिसे मापा जा सके, ठीक है। इसका क्षेत्र संकुचित होता है अर्थात सीमित होता है। क्या होता है? तो प्यारे बच्चों आपको सीमित होता है। तो मैंने यहां तक वृद्धि लिख दिया। यदि आपके एग्जाम में सिर्फ वृद्धि पूछेगा तो इतना लिख दीजिएगा, आपको वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम आपको आगे आते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विकास। विकास इस प्रकार से आपको लिखना है, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जैसे ही आपका जन्म हुआ जब तक मृत्यु नहीं हो जाएगा तब तक आपके अंदर जो विकास है यह विकास आपको होते ही रहेगा, ठीक है। जो जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता है, ठीक है, समझ गए, यानी मृत्यु तक चलता है। यह मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों रूप में होता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक प्यारे बच्चों दोनों रूप में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें शारीरिक परिवर्तनों के साथ साथ सामाजिक, मानसिक व संवेगात्मक परिवर्तन का भी समावेश होता है। संवेगात्मक मतलब इमोशन, जैसे फीलिंग जो होता है, जैसे खुश होना, रोना, एंग्री होना, गुस्सा होना, ठीक है, ये सब संवेगात्मक होता है। मानसिक यानी मन का कितना चिंतन कर पाते, कितना बुद्धि है, समाज को समझना, ये सभी विकास से संभव आपको हो पाता है। किससे? तो प्यारे बच्चों विकास से आपको संभव हो पाता है, ठीक है। विकास में वृद्धि का स्वतः समावेश हो जाता है, यानी विकास का जो होता है वो वृद्धि में स्वतः समावेश हो जाता है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी कि काफी ज्यादा आपको बड़ा होता है, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को समझने में कोई दिक्कत नहीं, आशा करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए दूसरा आपका प्रश्न है मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं बताएं। ये प्यारे बच्चों प्रश्न आपके लघु प्रश्न उत्तर में नहीं पूछेगा, लघु में नहीं पूछेगा। तो आप कहिएगा कि सर जब लघु में पूछेगा ही नहीं तो आपने क्यों दिया? तो मैंने इस दिया क्योंकि यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनता है, इसलिए आप अपने कॉपी में नोट करके इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित है, मैंने आपको बताया था। जैसे गर्भावस्था, गर्भधान से जन्म तक की अवस्था को गर्भावस्था कहते हैं। आपको वस्तुनिष्ठ में आपको दिया रहेगा, गर्भधान से जन्म तक की अवस्था को कहा जाता है। ऑप्शन शिशुआवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, गर्भावस्था। उत्तर क्या हो जाएगा? गर्भावस्था। इसी प्रकार आपको दिया रहेगा जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को कहा जाता है शिशुअवस्था। इसी प्रकार 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है उत्तर शिशुअवस्था। इसी प्रकार 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है बाल्यावस्था। यहाँ पर वाल्या हो गया, बाल्या होगा, बो होगा, बो, बाल्यावस्था। ठीक है, इसी प्रकार 12 से 21 वर्ष की अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आप किस अवस्था में हैं। यदि आपका उम्र 16 साल है तो प्यारे बच्चों आप किस अवस्था में हैं? तो आप किशोरावस्था में। ठीक है, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष की अवस्था को हम लोग प्रौढ़ावस्था बोलेंगे। तो 1 2 3 4 5 मोटा मोटी 6। ठीक है, तो 6 वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक झटके में बन गया, इसलिए मैंने आपको लघु में आपको लिखा दिया ताकि आप काफी अच्छे तरीके से इसे याद कर सकें। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं गर्भाशय। गर्भाशय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग शिशुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में? तो शिशु। तो शिशु का जन्म आपको होता है गर्भाशय से। कहां से होता है? तो प्यारे बच्चों गर्भाशय से। इसलिए आपके एग्जाम में गर्भाशय दिया रहता है, आपको बताना पड़ेगा कि आखिर गर्भाशय आपको क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि गर्भाशय जो होता है, गर्भाशय प्यारे बच्चों एक नाशपाती के आकार के जैसे होता है। किसके जैसा होता है? तो नाशपाती देखे ना, तो नाशपाती के आकार के आपको जैसे होता है, जिसका वजन 35 ग्राम होता है। कितना ग्राम? 35 ग्राम। ये आपका मांसपेशी का मतलब कि खोखला टाइप का एक होता है, ये खाली रहता है, खाली टाइप का एक होता है, मांसपेशी का होता है। और ये जो गर्भाशय होता है यह स्त्री और महिलाओं के मूत्राशय और मल्याशय के बीच में होता है। कहां होता है प्यारे बच्चों? तो मूत्राशय और मल्याशय के बीच में आपको होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको किस प्रकार से आपको लिखना है? तो देखिए, गर्भाशय स्त्री जननांग है। ठीक है, इसका वजन लगभग 35 ग्राम तथा इसकी आकृति नाशपाती के आकार के जैसी होती है। ठीक है, जिसका चौड़ा भाग ऊपर से फसंट तथा पतला भाग नीचे से इस्तमल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इस्तमल आपको कहलाता है। महिलाओं में यह मूत्र की थैली, ठीक है, मूत्र की थैली और मल्याशय के बीच में होती है। कहां होती है? तो प्यारे बच्चों मल्याशय के बीच में होती है। ठीक है, गर्भाशय में ही निषेचित डिंब का विकास होता है। किसका विकास होता है? डिंब, यानी कि डिंब में ही आपको शिशु होता है और डिंब का जो विकास होता है वो प्यारे बच्चों आपको गर्भाशय में ही आपको होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, ये आपको चौथा जो प्रश्न है, मासिक धर्म। प्यारे बच्चों मासिक धर्म को ही हम लोग रजो धर्म कहते हैं। कौन सा धर्म कहते हैं? तो रजो धर्म। ठीक है, इसको मासिक धर्म कहिए या रजो धर्म कहिए या माहवारी। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आंख मूंद के समझ जाइए यह आपका मासिक धर्म है। ठीक है, मासिक धर्म MBBI क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप काफी अच्छे तरीके से घोर करके पी जाना है। ठीक है, मासिक धर्म को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मासिक धर्म को ही हम लोग रजो धर्म है ना बोलते हैं। और रजो धर्म, इसको आप मासिक धर्म बोलिए, रजो धर्म बोलिए या महामारी बोलिए। ठीक है, बात क्या है? तो प्यारे बच्चों बात आपको बराबर है। ठीक है ना, चलिए
तो प्यारे बच्चों मासिक धर्म आपको क्या होता है, चूंकि आप सभी गर्ल्स ही हैं, आप सभी को पता ही है ना होगा कि मासिक धर्म आपको क्या ही होता है। तो ज़्यादा ना समझाते हुए डायरेक्टली मैं आपको रीडिंग करके आगे मैं आपको बढ़ जाता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, मासिक धर्म लड़कियों स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्त्राव को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो लाल रंग के स्त्राव को कहते हैं। 10 से 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है, ठीक है। यानी कि हर महीने लगभग 28 दिन बाद, ठीक है, 28 दिन बाद एक एक अंडा क्या होता है तो आपको उत्पन्न होता है, ठीक है। यह अंडा डिम्बवाही नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है, ठीक है। डिम्बवाही नली द्वारा गर्भाशय में आपको पहुंचता है। यदि इस डिम्ब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित होता है, यानी इस अंडे का शुक्राणु से क्या होता है तो प्यारे बच्चों आपको सम्मिलित ना हो, यानी कि सम्मिलित यदि हो जाएगा तो फिर तो क्या हो जाएगा, फिर तो शिशु आपको मतलब कि हो जाएगा, ठीक है। यदि सम्मिलित ना हो तो स्त्राव वो बन जाता है। क्या बन जाता है? तो स्त्राव आपको बन जाता है, जो योनि से निष्कासित हो जाता है। किससे निष्कासित हो जाता है? योनि से। इसी स्त्राव को मासिक धर्म या रजोधर्म या माहवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो महामारी आपको कहते हैं, ठीक है, महावारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है। क्या ये कब होता है? तो प्यारे बच्चों महीने में एक बार होता है। तो मासिक धर्म, रजोधर्म, महामारी एक ही है। इसे और यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसे शॉर्टकट में एमसीबी आपको बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका जो पांचवा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, पांचवा आपका पॉइंट है स्तनपान। स्तनपान भी आपका VVI आपको क्वेश्चन है, इसे भी ये काफी अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। देखिए, स्तनपान मुख्य तौर पे आपको कहा जाता है कि मां द्वारा अपने शिशु को, ठीक है, मां द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से दूध पिलाना ही, अपने स्तनों से दूध पिलाना ही प्यारे बच्चों स्तनपान कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तनपान कहलाता है। जब शिशु का जन्म होता है तो शिशु में रोग प्रतिरोधी क्षमता बहुत कम होता है, यानी कि नहीं के बराबर होता है। जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है वो नहीं के बराबर होता है। तो शिशु क्या करते हैं कि माँ का जब दूध ग्रहण करते हैं यानी पीते हैं तो माँ के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। तो जिस कारण जो बच्चे जो होते हैं वो माँ का दूध पीने से रोग मुक्त हो जाते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको बढ़ जाती है। और शिशु को, हर माँ को जन्म के 6 माह तक जो है स्तनपान कराना चाहिए, ठीक है। कम से कम पूरे दिन में या फिर रात में कम से कम एक बार स्तनपान अवश्य रूप से कराना चाहिए, अर्थात शिशु को दूध आपको पिलाना चाहिए, प्राकृतिक दूध, ठीक है। तो स्तनपान प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। मां द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से आने वाला प्राकृतिक दूध पिलाने की क्रिया को स्तनपान कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्तनपान कहते हैं, ठीक है। माता का दूध यानी मां का दूध बच्चों के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है, यानी सबसे अच्छा आहार माना जाता है, क्योंकि इस दूध के माध्यम से बालक में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। किससे? तो किसका विकास होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिससे जो बच्चा जो होता है वह रोग मुक्त हो जाता है, ठीक है। शिशु को 6 माह तक आवश्यक होने पर दिन तथा रात में एक बार निरंतर स्तनपान कराना चाहिए, यानी कि लगातार आपको दूध आपको पिलाना चाहिए 6 महीना तक, कम से कम दिन और रात में एक बार, ठीक है। तो प्यारे बच्चों स्तनपान आपको समझ में काफी अच्छे तरीके से आया होगा। इसलिए अब हम आते हैं दांत पे। दांत को भी मैंने काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही गर्भाशय में, ठीक है, जैसे ही आपको गर्भाशय का काल आपको 3 महीने का होता है तो 3 मंथ में शिशु का हाथ पैर मुंह बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी जैसे कि 9 मंथ तक आपको गर्भाशय में शिशु रहता है तो 9 मंथ में जो 3 महीना जो होता है तो 3 महीना में ही शिशु का जो मसूड़ा बनना, मसूड़े में दांत बनना आपको प्रारंभ आपको हो जाता है, ठीक है। और जब शिशु का जन्म हो जाता है, जन्म होने के 6 महीने के बाद दांत आना प्रारंभ हो जाता है और 6 महीने से लेकर के 25 वर्ष तक यह दांत आपको आता है, ठीक है। तो दांत जो होता है, दांत 2 प्रकार का होता है, मैंने आपको यह भी बताया था, अस्थाई दांत और अस्थाई दांत। तो दांत यदि पूछेगा कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। दांतों का निर्माण
मसूड़ों में गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है। कहाँ शुरू हो जाता है? तो प्यारे बच्चों गर्भावस्था में ही शुरू हो जाता है, जो गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? तो प्यारे बच्चों तीसरे माह से प्रारंभ होती है और 25 वर्ष तक चलती है। कब तक चलती है? 25 वर्ष तक। ठीक है। दांत दो प्रकार के होते हैं, अस्थायी दांत एवं अस्थायी दांत। ठीक है। अब यहां पर भी आपको प्रश्न आ जाएगा, अस्थायी दांत किसे कहते हैं और अस्थायी दांत किसे कहते हैं। तो और अस्थायी और अस्थायी दांत दोनों दांत आपको भिव्याय हो जाता है। ठीक है। आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे अस्थायी दांत, चूंकि शिशु में सबसे पहले अस्थायी दांत आती है। ठीक है। तो आम भाषा में कहिए, बालक में पहली बार जो दांत आता है वह दांत अस्थायी दांत होता है। अस्थायी दांत काफी कमजोर होता है। अस्थायी दांत जन्म के 6 महीने के बाद आता है, यानी कि लगभग 6 से 8 महीना के बीच आपको दांत आता है अस्थायी दांत। लेकिन किसी किसी शिशु को 5 महीना में ही आपको आ जाता है। मैंने आपको बताया था क्यों आता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। और किसी किसी शिशु में 10 या 11 महीने के बाद आपको दांत आता है। कारण क्या होता है कि उसमें कैल्शियम की मात्रा आपको कम होती है। लेकिन एक एवरेज शिशु में देखा गया है कि 6 महीना के बाद दांत आना प्रारंभ आपको हो जाता है। और ये जो अस्थायी दांत होता है काफी छोटा छोटा होता है, कमजोर दांत होता है। ठीक है। गुणहीन दांत होता है, यानी गुण में हीन होता है, यानी गुणी दांत नहीं समझा जाता है। तो उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कि बालक में पहली बार जो दांत निकलते हैं वे दांत अस्थायी दांत कहलाते हैं। कौन सा दांत कहलाते हैं? अस्थायी दांत कहलाते हैं। अस्थायी दांत बालक में जन्म के पश्चात, ठीक है, जन्म के पश्चात 6 महीने से निकलना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि 6 माह, यहाँ पर माह होगा या फिर 6 महीना भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने से निकलना प्रारंभ हो जाता है। और 2 वर्ष तक सभी अस्थायी दांत आपको चले आते हैं। यानी कि जितने भी अस्थायी दांत है सभी के सभी 2 वर्ष तक आपको चले आते हैं। ठीक है। इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है? तो प्यारे बच्चों 20 होती है। ये अस्थायी दांतों की अपेक्षा छोटे और गुण में हीन होते हैं। ठीक है। ये अस्थायी, जो अस्थायी दांत होता है उनकी अपेक्षा अस्थायी दांत काफी छोटे छोटे होते हैं और गुण में हीन होते हैं, अर्थात मजबूत दांत आपको नहीं होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया अस्थायी दांत, इसलिए अब हम आते हैं अस्थायी दांत। ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, जो अस्थायी दांत होता है, जब अस्थायी दांत आपको झड़ जाता है, जब बालक जो होता है 6 वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष लगभग 5-6 वर्ष में अस्थायी दांत झड़ना प्रारंभ आपको हो जाता है। यानी जैसे जैसे आपका अस्थायी दांत टूटता है, यानी कि दूध वाला दांत को कहिए अस्थायी दांत, दूध वाला दांत जैसे ही टूटता है फिर आपको अस्थायी दांत आना प्रारंभ आपको हो जाता है। ठीक है। अस्थायी दांत काफी मजबूत होते हैं, गुणी होते हैं। ठीक है। और यह 25 वर्ष तक ही आपको निकलते हैं। उसके बाद यदि टूटा तो मतलब दांत गया। ठीक है। तो अस्थायी दांत को कुछ इस प्रकार से लिखना है, सभी अस्थायी दांत निकलने के बाद अस्थायी दांत निकलने प्रारंभ होते हैं। ये दांत 6 वर्ष से निकलना प्रारंभ होते हैं। अस्थायी दांत 25 वर्ष की आयु तक निकलते। कब तक निकलते हैं? तो 25 वर्ष की आयु तक आपको निकलते हैं। ये दांत मजबूत एवं गुणी होते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों अस्थायी दांत को समझने में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब हम आते हैं पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? तो प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि। अब ये जो पीयूष ग्रंथि ये भी आपका MBBI पॉइंट है। तो ये प्यारे बच्चों पीयूष ग्रंथि जो होता है यह मटर के, छिमड़ी का मटर देखे हैं, वही मटर के दाने के जैसा होता है। कैसा होता है? तो मटर के दाने के आपको जैसा होता है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि यह आपको मस्तिष्क में आपको रहता है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि का यदि मान के चलो हानि होता है या विकार यानी कि बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है तो कहा जाता है कि या तो हार्मोन बढ़ जाएगा या तो हार्मोन आपको घट जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। इसमें पैदा होने वाला हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उत्तेजित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन का बहुत अधिक या कम हो जाना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है भाषा। अब ये भाषा क्या होता है? तो प्यारे बच्चों बहुत आसान है।
भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं तथा उनके विचारों तथा भावों को समझते हैं। ठीक है, अर्थात भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, तो हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। अब बातचीत के माध्यम से क्या होता है कि हम अपना भाव को प्रकट करते हैं, अपने भाव को दूसरे के सामने रखते हैं और दूसरे के भाव को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है ज्ञानात्मक विकास। तो प्यारे बच्चों, ज्ञानात्मक विकास क्या होता है? ज्ञानात्मक विकास ऐसा विकास है जो कि आपको एक प्रकार का बच्चों की उन मानसिक प्रतिक्रियाओं का विकास होता है जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आसपास से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, यानी अपने समाज से, पड़ोसी से ज्ञान को प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद अपनी समस्याओं का समाधान वो खुद से कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको किस प्रकार से लिखना है? ज्ञानात्मक विकास का अभिप्राय बच्चे की उन मानसिक प्रक्रियाओं का विकास है जिसके फलस्वरूप वह अपने तथा अपने आसपास के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, वह अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेता है। क्या करता है? तो प्यारे बच्चों, स्वयं सुलझा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है विकास के मील पत्थर। ठीक है, विकास के मील पत्थर। तो प्यारे बच्चों, विकास का मील पत्थर क्या है? तो देखिए, विकास रूपी मील पत्थर बालक के वृद्धि, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप, थोड़ा सा बस वेट करिएगा। चलिए ठीक है, चलिए आपका जो पॉइंट है विकास के मील पत्थर। ठीक है, तो देखिए, विकास रूपी मील पत्थर बालक के वृद्धि तथा विकास के विराम चिन्हों का कार्य करते हैं। शारीरिक विकास के मील पत्थर सिर से पंजे की ओर अग्रसर होता है। कहाँ से? तो सिर से लेकर के पंजे तक अग्रसर होता है। अतः बालक पहले अपने सिर पर नियंत्रण रखना सीखता है, तब शरीर, फिर भुजा तथा टांगों पर नियंत्रण रखना आपको सीखता है। ठीक है, अर्थात विकास के मील के पत्थर के तहत पहले सर पे, फिर भुजा पे, फिर अंत में पैर पर आपको नियंत्रण रखना आपको सीखता है। तो प्यारे बच्चों, लघु प्रश्न उत्तर आपका समाप्त हो चुका है प्रथम अध्याय का। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप सभी को दीर्घ और वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक साथ करा दूंगा। यदि प्यारे बच्चों आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 150 45 52। धन्यवाद।